हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 144 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, इन सेकेंड एडिशन व्हाट आर द कंटेंट्स प्रेजेंट इन द फार्माकोपिया। तो यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया की बात हो रही है। तो इंडियन फार्माकोपिया के सेकेंड एडिशन में कौन कौन से कंटेंट जो है वो दिए गए थे। तो इसमें आप देखेंगे तो सेकेंड एडिशन जो है उसमें आपका एंटीबायोटिक्स लाइक वेसिट्रासिन एंड नियोमाइसिन दिस कंटेंट इज गिवन इन द सेकेंड एडिशन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहीं पे बात करूँ कवर टोटल 986 मोनोग्राफ्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोनोग्राफ्स 986 ये आपके फर्स्ट एडिशन में थे एंड सम ओरल लिक्विड प्रिपरेशंस ये आपकी किस में थी, दीज आर गिवन इन द थर्ड एडिशन। अब बात करते हैं सेकंड एडिशन के बारे में, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो आपका सेकंड एडिशन है वो आपका 1966 ईयर में आया था एंड इस पर्टिकुलर एडिशन में 890 मोनोग्राफ्स एंड 41 अपेंडिसेस थी। ठीक है, सो ये इसका कंटेंट था। इसके अलावा इसके अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो एंटीबायोटिक्स जैसे कि बेसिट्रासिन नियोमाइसिन ये तो थे ही। इसके अलावा डोजेज गिवन इन मैट्रिक सिस्टम, ठीक है, डोजेज जो कि हमें मैट्रिक सिस्टम में देनी है वो दी गई थी इन मैट्रिक सिस्टम। इसके अलावा वेजिटेबल ड्रग्स के बारे में दिया गया था। वेजिटेबल ड्रग्स जैसे कि जटमांसी रसना जटमांसी रसना विदांग। सो इन डिफरेंट वेजिटेबल ड्रग्स के बारे में भी आपका दिया गया है सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया में। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ एडिशन ऑफ द ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज रिलीज्ड इन। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया का फोर्थ एडिशन कब रिलीज़ किया गया था। सो द फोर्थ एडिशन वाज रिलीज्ड इन द ईयर 1898। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। यहीं पे ब्रिटिश फार्माकोपिया के अदर एडिशंस की बात करूं सो फर्स्ट एडिशन जो है वो आपका आया था 1864 में। देन सेकंड एडिशन जो है सेकंड एडिशन आपका 1867 में आया था। थर्ड एडिशन आपका आया था 1885 में। देन फोर्थ एडिशन की बात करूं सो फोर्थ एडिशन आपका 1898 में जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। देन आपका जो फिफ्थ एडिशन है, फिफ्थ एडिशन आपका आया था 1914 में एंड उसके बाद आपका एट्थ एडिशन आया था, एट्थ एडिशन 1953 में। सो सिक्स सेवन्थ की इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। सो ये आपके डिफरेंट एडिशंस हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया के। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज गिवन टू। सो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ पे दिया जाता है। सो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज गिवन टू डेल्टोइड मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल एंड रेक्टस फेमोरिस मसल। तीनों ही मसल्स में आपका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट हम कर सकते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। बात करूं डेल्टोइड मसल की, सो डेल्टोइड मसल कहाँ पे होती है, ये आपकी अपर आर्म में आपकी डेल्टोइड मसल होती है। ग्लूटियस मसल जो है वो आपकी वर्टेक्स पार्ट में रहती है, हिप पार्ट में रहेगी। देन आपका रेक्टस फेमोरिस जो है, रेक्टस फेमोरिस आपकी थाई में रहती है। सो ये डिफरेंट आपके एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो दिया जा सकता है। इसके अलावा आपकी एक ट्राइसेप्स मसल होती है आर्म में। सो उस ट्राइसेप्स मसल में भी आपका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जा सकता है। सो ये आपके डिफरेंट रूट्स रहते हैं। इसके अलावा इसमें आप कुछ अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जैसे कि आपका जो मसल्स रहती हैं इसमें इंट्रामस्कुलर में जहाँ पे आपका ये इंजेक्शन दिया जाता है। सो दीज मसल्स जो हैं ये आपकी बहुत कम रिचली सप्लाइड होती हैं सेंसरी नर्व्स पे। ठीक है, सेंसरी नर्व्स यहाँ पे बहुत कम रहती हैं। इसकी वजह से माइल्ड इरिटेंट ड्रग्स को भी यहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक है, माइल्ड इरिटेंट ड्रग्स को भी हम इंट्रामस्कुलर रूट से हम दे सकते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होती हैं। ठीक है, वेस्कुलर पार्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है इन मसल्स में। इसलिए इसमें जो अब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की एक्वस सॉल्यूशन में वो फास्टर होती है। ठीक है,
एक्वस सोल्यूशन में अब्जॉर्प्शन जो है वो फास्ट रहती है इंट्रामस्कुलर रूट से। इसके अलावा जो आपकी डिपोर्ट प्रिपरेशंस रहती हैं, डिपोर्ट प्रिपरेशंस जैसे कि आपके ऑयली सॉल्यूशंस हो गए, ऑयली सॉल्यूशंस या फिर एक्वस सस्पेंशंस, तो डिपोर्ट प्रिपरेशंस को हम इंट्रामस्कुलर रूट से दे सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंट यूजेस भी हो जाते हैं इंट्रामस्कुलर रूट के। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज नोन एज। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल इट इज़ नोन एज माइक्रोमेरेटिक्स। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब माइक्रोमेरेटिक्स जो है इसमें आप दो टाइप की मेन प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपकी माइक्रोमेरेटिक्स में स्टडी की जाती हैं। कौन कौन सी हैं? एक आपकी आती है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वन इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़। दूसरी आपकी आती है डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वन इज़ फंडामेंटल, सेकेंड इज़ डिराइव्ड। अब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जो डायरेक्ट आपके स्मॉलर पार्टिकल के साथ रिलेटेड है, ठीक है, पार्टिकल के साथ जो डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे कि आपका सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, या फिर पार्टिकल साइज़ हो गया, या फिर पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या पार्टिकल नंबर हो गया, या फिर पार्टिकल वॉल्यूम हो गई, ठीक है, या फिर पार्टिकल की शेप हो गई। तो ये सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली पार्टिकल के साथ रिलेटेड है वो आपकी होती हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़। यहीं पे अगर मैं डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो डिराइव्ड प्रॉपर्टी जो कि किसी अदर प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, किसी अदर प्रॉपर्टी से डिराइव की जाती है। फॉर एग्जांपल आपका आ जाता है पोरोसिटी, ठीक है, पोरोसिटी। एक आता है आपका डेंसिटी, ठीक है। अब डेंसिटी से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी फाइंड आउट करना है तो हमें रिलाई करना पड़ेगा एक दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर, दैट इज़ मास एंड दैट इज़ वॉल्यूम। सो मास और वॉल्यूम पे हमें डिपेंड करना पड़ेगा इस डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी को डिराइव करने के लिए। सो दैट्स वाई दीज आर नोन एज डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल नील्सन स्टेनिंग इज़ डन फॉर। सो जेल नील्सन स्टेनिंग किसके लिए की जाती है? सो इट इज़ डन फॉर माइकोबैक्टीरिया। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्पाइरोचेट्स की, तो स्पाइरोचेट्स में आपका फोंटानाज मेथड जो है वो आपका रहता है। फोंटानाज मेथड इज़ यूज फॉर द स्टेनिंग ऑफ स्पाइरोचेट्स। यहीं पे अगर मैं ईस्ट एंड फंगाई की बात करूं तो इसमें आपके डिफरेंट टेस्ट रहते हैं, जैसे कि आपका हेमोटॉक्सिलिन, जैसे कि आपका हेमोटॉक्सिलिन एंड इयोसिन, हेमोटॉक्सिलिन एंड इयोसिन, या फिर गोमोरी मिथेनामाइन सिल्वर, ठीक है, गोमोरी मिथेनामाइन सिल्वर एंड पीरियोडिक एसिड स्किफ। सो ये डिफरेंट आपके टेस्ट रहते हैं फंगाई के स्टेनिंग के लिए। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स गिव्स एन आइडिया अबाउट। सो कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स किसके बारे में इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है? सो इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर एंड कोहेसिवनेस ऑफ पाउडर। सो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। अब कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स जो है इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ रहती हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम ये डिटरमाइन करते हैं कि आपका फ्लो प्रॉपर्टीज़ कैसी रहेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स 5 to 15% के बीच में है देन द पाउडर विल बी हैविंग एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। अगर 12 to 16 के बीच में है तो गुड फ्लो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। अगर 18 to 21 के बीच में है देन इट विल बी हैविंग फेयर फ्लो प्रॉपर्टीज़। एंड इसके बाद आपकी पुअर आती हैं, जैसे कि आपका 23 to 28 की बात करूँ तो ये आपका पुअर फ्लो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। देन 28 to 35 की बात करूँ सो इसमें आपका ये भी आपकी पुअर रहेंगी। सो 23 to 28 जो है वो आपकी पुअर रहेंगी वेरी फ्लूइड पाउडर्स के लिए। एंड 28 to 35 जो है वो आपकी रहेंगी पुअर फॉर फ्लूइड कोहेसिव पाउडर्स के लिए, ठीक है, ये किसके लिए? फ्लूइड कोहेसिव पाउडर्स के लिए। देन इसके अलावा अगर मैं 35 to 38 की बात करूं सो ये आपकी वेरी पुअर में आ जाती है, इट कम्स अंडर वेरी पुअर।
एंड अगर 40 से ज़्यादा हो जाती है देन इट विल बी एक्सट्रीमली पुअर, देन इट विल बी एक्सट्रीमली पुअर। तो इसमें आपको मेन जो एक्सीलेंट वाली प्रॉपर्टीज़ है वो याद रखनी है, कितनी होनी चाहिए, 5 to 15 के बीच में आपकी होती है एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टीज़। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन टेक्निक। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन टेक्निक के लिए कौन सा टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है? सो इट इज़ बेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन यहीं पे अगर मैं यहाँ, ये तो बात होगी मॉइस्ट हीट के लिए, जैसे कि आपका हो गया ऑटोक्लेव, ठीक है, ऑटोक्लेव आपका मॉइस्ट हीट में होता है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए, ड्राई हीट में जिसमें आपका हॉट एयर ओवन यूज़ होता है, सो ड्राई हीट के लिए आपका बेसिलस सबटिलिस के स्पोर्स जो हैं उनका यूज़ किया जाता है एज अ टेस्ट ऑर्गेनिज्म, जिनकी वैरायटी जो है दैट इज़ नाइगर। यहीं पे अगर मैं बात करूँ आयोनाइजेशन रेडिएशन की, ठीक है, आयोनाइजेशन रेडिएशन के लिए, सो आयोनाइजेशन रेडिएशन के लिए जो आपका टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है दैट इज़ बेसिलस प्यूमिलिस। कौन सा रहता है? इट इज़ बेसिलस प्यूमिलिस। देन अगर मैं बात करूँ फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए आपका कौन सा टेस्ट ऑर्गेनिज्म रहेगा? देन इट विल बी सीडोमोनास डिमोनिटा, ठीक है, ये आपका फिल्ट्रेशन के लिए टेस्ट ऑर्गेनिज्म रहता है। देन बात करूँ गैसीय स्टरलाइजेशन के लिए, सो गैसीय स्टरलाइजेशन जिसमें आपका इथाइलिन डाइऑक्साइड जो है वो, इथाइलिन नॉट डाइऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। सो इसमें अभी आपका बेसिलस सबटिलिस जो है वो आपका टेस्ट ऑर्गेनिज्म रहता है। सो देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज। तो थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन सा रहेगा इन ड्रग्स में से? सो इट इज़ रोसीग्लिटाजोन। ग्लिटाजोन वाले ड्रग्स जो हैं दीज आर द थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव्स एंड यूज्ड एज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। सो इसमें आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहीं पे अगर मैं बात करूँ रेपाग्लिनाइड की, सो रेपाग्लिनाइड जो है इट कम्स अंडर मैग्लीटिनाइड कैटेगरी, मैग्लीटिनाइड कैटेगरी, या फिर इस कैटेगरी को फिनाइल एलानिन एनालॉग्स भी कहा जाता है, ठीक है, फिनाइल एलानिन एनालॉग्स, ठीक है। सो ये इसमें डिफरेंट कैटेगरीज रहती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ग्लिमीप्राइड की, सो यहाँ पे भी आपका ग्लिमीप्राइड ही दिया गया है। तो ग्लिमीप्राइड जो है वो आपका सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी में आता है, ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ सल्फोनिल यूरिया ड्रग एंड किस कैटेगरी में आता है? इट इज़ सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया। ये भी आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट रहता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द डैश एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो आपकी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होती है डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। सो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। अब जो आपकी नॉर्मल विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी को ही इंडियन फार्माकोपिया में ऑफिशियली एक्सप्रेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब इसमें आपका यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी में। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? इट इज़ स्टॉक और सेंटी स्टॉक्स, इट इज़ स्टॉक और सेंटी स्टॉक, ठीक है, ये इसकी यूनिट रहती है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव इम्यूनिटी में बी गेन बाय। सो एक्टिव इम्यूनिटी कैसे गेन कर सकते हैं? सो एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो आपकी वैक्सीन के थ्रू, टॉक्सॉइड के थ्रू, नेचुरल इन्फेक्शन, तीनों ही वेज में हम गेन कर सकते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये तीनों कैसे होंगे? क्योंकि जो आपकी इम्यूनिटी रहती है वो आपकी मेनली दो टाइप की रहेगी, आइदर इट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी और इट इज़ पैसिव इम्यूनिटी। अब क्या होता है, जो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी फर्दर दो टाइप की रहती है, आइदर इट इज़ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और इट इज़ आर्टिफिशियल, ठीक है, आइदर इट इज़ आर्टिफिशियल। एंड सेम वे में आपकी पैसिव इम्यूनिटी होती है। पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल एंड पैसिव इम्यूनिटी इज़ ऑल्सो
नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब एक्टिव नेचुरल की बात करते हैं कि एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी क्या होगी। ठीक है, एक्टिव नेचुरल। सो एक्टिव नेचुरल क्या है कि आप डायरेक्ट इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ जाते हैं एंड ये आपका स्लोली डेवलप होती है इस टाइप की इम्यूनिटी, लेकिन लॉन्ग टर्म तक रहती है एंड का एंटीजन स्पेसिफिक रहती है। ठीक है, इट इज़ लॉन्ग टर्म बट एंटीजन स्पेसिफिक, एंटीजन स्पेसिफिक। ठीक है, ये इसमें रहती है एक्टिव नेचुरल में। अगर यहीं पे मैं बात कर दूं एक्टिव आर्टिफिशियल की, सो एक्टिव आर्टिफिशियल में क्या रहेगा, इसमें आपकी इम्यूनाइजेशन आ जाएगी। ठीक है, इम्यूनाइजेशन जो कि आपकी वैक्सीन के थ्रू हो सकती है। ठीक है, एंड ये आपकी काफ़ी लास्ट तक रहती है, लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स, काफ़ी ये भी आपकी लॉन्ग टाइम तक रहेगी एंड ये स्पेसिफिक होती है टू एंटीजन जिसके अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन दी गई है, इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीन जो है वो दी गई है, उसके अगेंस्ट ही ये एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। देन दूसरी बात आती है पैसिव इम्यूनिटी की। सो पैसिव भी आपकी नेचुरल हो सकती है। सो पैसिव नेचुरल क्या है, तो पैसिव नेचुरल है आपकी ट्रांसप्लेसेंटल। ट्रांसप्लेसेंटल मीन्स मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, अगर मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होती है वो इम्यूनिटी, दैट इज़ पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। ये आपकी इमीडिएटली डेवलप हो जाती है, इट डेवलप्स इमीडिएटली, लेकिन ये टेम्परेरी रहती है, इट इज़ टेम्परेरी एंड सभी एंटीजेंस के खिलाफ जो है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है जिसके अगेंस्ट मदर जो है वो इम्यून होती है। देन दूसरी आपकी आती है पैसिव आर्टिफिशियल। दूसरी कौन सी है, पैसिव आर्टिफिशियल। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन, ठीक है, जो अगर गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन के थ्रू जो है आपकी पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी दी जाती है, ये भी आपकी इमीडिएटली डेवलप होगी, इट डेवलप्स इमीडिएटली एंड दिस इज़ ऑल्सो टेम्परेरी एंड अफेक्ट करेगी सभी एंटीजेंस को जिसके अगेंस्ट डोनर जो है वो इम्यून होगा। ठीक है, जिसने भी डोनर होगा जो भी, वो जिस भी एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून होगा उन सभी एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो आपका रिसीवर भी जो है वो इम्यून हो जाएगा। सो ये आपकी मेन टाइप्स की इम्यूनिटीज़ रहती हैं। तो इसी के साथ में हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।